नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज फिर हम उसी एफआईआर की बात करेंगे जो कर्नाटक के एक छोटे कोर्ट के आदेशानुसार भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के खिलाफ तिलक नगर थाने में बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में ईडी के अधिकारी भी सह आरोपी थे। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष वो भी सह आरोपी थे। बाकी लोग भी आरोपी थे। ऐसे में जो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष थे उन्होंने नीलम कुमार कटील वो हाईकोर्ट गए सह आरोपी होने के नाते, और हाईकोर्ट ने आज कर्नाटक हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने उन्हें 22 दिन की समझ लीजिए मोहलत दी। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर की जांच की अनुमति कानून प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा इस मामले में, जब तक हम दूसरी की बात नहीं सुनेंगे। इसलिए हम एफआईआर की जांच पर रोक लगा रहे हैं। तब जो 22 सितंबर को जबरन वसूली का आईपीसी धारा 383 के तहत आदर्श अय्यर के अनुशंसा पे एक केस दर्ज हुआ। जब एफआईआर पुलिस ले नहीं रही थी तो वो कोर्ट गए और कोर्ट ने आदेश दिया, और उनका कहना है कि खास करके इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इन तमाम एजेंसियों का डर दिखाकर जो पैसा जबरन वसूली हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत, वो सबसे ज़्यादा पैसा बीजेपी को मिला। इसलिए वित्त मंत्री को इसमें अभियुक्त बनाया गया। जब ये एफआईआर दर्ज हुआ तब हमने इसी डायरेक्ट हिट में आपको तमाम 4-5 उदाहरण के तौर पे केसेस दिखाए थे कि कैसे ईडी की रेड होने के बाद तुरंत उसी कंपनी ने जिस पे ईडी की रेड हुई उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के भाजपा को दिए और बाद में मामला रफा दफा हो गया। ये जबरन वसूली है। जब एक्सटॉर्शन मनी किसको कहते हैं? यदि किसी ने किसी के बच्चे को अगवा कर लिया, उसको छोड़ने के लिए जो पैसा दिया जाता है वो फिरौती होती है, वो एक्सटॉर्शन मनी होता है। फिर बाद में व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। यहाँ ईडी ये काम सरकार के अनुशंसा पे कर रही थी और सरकार फिरौती लेकर कंपनियों को छोड़ रहा था। ये आरोप आदर्श अय्यर का है, क्योंकि ऐसी तमाम बातें जब सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जनता के सामने रखी तो तमाम चीज़ें पता पड़ी कि किस कंपनी पे कब ईडी की रेड हुई और फिर कितने दिनों के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड लेके पैसा जमा हुआ। किस कंपनी का एमडी जेल में डाला गया, उस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर तुरंत बीजेपी में जमा कर दिए और फिर बाद उस आदमी की जेल से रिहाई हुई। ऐसे कई उदाहरण देने को तो है। इसी को देखते हुए शायद लोअर कोर्ट ने भी एफआईआर की अनुमति दी होगी। लेकिन जब यह मामला हाईकोर्ट में आया तो अभियुक्तों की तरफ से जो वकील लड़ रहे थे केस, उन्होंने ये कहा कि ये जो धारा 383 है जबरन वसूली, ये जबरन वसूली कैसी मानी जाएगी? किसी कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के चंदे के रूप में यदि भाजपा को दिया और वो एक कानून के प्रोसेस के तहत दिया, तो इसे हम एक्सटॉर्शन कैसा माने? उसके जवाब में जो वकील सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में दलील दे रहे थे वो थे प्रशांत भूषण जी, जो आदर्श अय्यर की तरफ से लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि ये एक्सटॉर्शन का ऐसा क्लासिक मामला है, बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ ईडी रेड करती है, ईडी का डर पैदा किया जाता है और उसके बाद ईडी की मुक्ति दिलवाने के लिए उसी पार्टी से बड़ा अमाउंट इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में लिया जा सकता है। यह डर दिखाकर पैसा लेना, चंदा वसूलना, इलेक्टोरल बॉन्ड हो, कैश हो, चेक हो, किसी के मामले में वो एक्सटॉर्शन है। जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो केस चल रहा है,
उसमें एक ठेकेदार ने पार्टी में चंदा दिया 30-35 लाख रुपए का। वो चंदे का चेक संजय सिंह लेकर उस ठेकेदार को लेकर मनीष सिसोदिया के पास जाते हैं। तो मनीष सिसोदिया जेल में होते हैं, मुख्यमंत्री जेल में होते हैं, संजय सिंह जेल में होते हैं, क्योंकि ईडी का कहना है कि ये जो आपने चंदा लिया था चेक से, इसके एवज में आपने उन्हें ठेके दिए थे। ऐसा ही काम बीजेपी ने भी किया। कई ठेकेदारों के बड़े बड़े ठेके मिलने के बाद उन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा भाजपा को दिया। यहां ठेका गया उधर चंदा आया, यहां ठेका गया उधर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आया। यह भी उसी श्रेणी में आता है। लेकिन जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय ने जनता के सामने रखा, उसके बाद फिर प्रशांत भूषण सर्वोच्च न्यायालय के सामने गए और उन्होंने कहा कि एक एसआईटी नियुक्त की जानी चाहिए, और वो जो एक्सटॉर्शन मनी और ये जिस हिसाब से मनी फॉर ब्राइब फॉर वर्क, ये जो है काम देने के उपलक्ष्य में जो रिश्वत ली गई वो, और एक क्लासिक केस, इस देश में 33 ऐसी कंपनियां हैं जिनका कुल घाटा 1 लाख करोड़ है, लेकिन उन्होंने 750 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया। उसमें से अकेले 450 करोड़ रुपए तो बीजेपी को मिला। तो जो कंपनियां लाखों करोड़ घाटे में हैं, वो चंदा कैसा दे सकती है? क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग था? सवाल ये भी था। ऐसे कई मामलों में जब सर्वोच्च न्यायालय के सामने दिया तो सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी नियुक्त करने के लिए मना किया। तब भी हमने एक शो करके कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अभी भाषण में कहा था कि न्याय देना महत्वपूर्ण नहीं है, न्याय हुआ है ये दिखना चाहिए। 1997 में जो एक आचार संहिता बनाई गई, और उस आचार संहिता के तहत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जजेस कैसे अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट रखेंगे, उसके पहले पैराग्राफ में भी ये लिखा है कि मात्र न्यायदान से काम नहीं होता, न्याय हुआ ये दिखना चाहिए। इसी परिपाटी को लेके जब सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तो दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द कर दिए, इलेक्टोरल बॉन्ड में जो घोटाले हुए लोगों के सामने लाए, लेकिन ये घोटाले करने वालों को सजा कौन देगा? इसलिए एसआईटी नियुक्त करनी थी, लेकिन नहीं हुई। एक लोअर कोर्ट ने शायद न्याय हुआ लेकिन दिख नहीं रहा, इसलिए एफआईआर दर्ज करने की बात कही। लेकिन ये एफआईआर दर्ज होने के बाद सर्वोच्च जो उच्च न्यायालय है, उनने कहा कि जब तक हम दूसरी पार्टी को ठीक से नहीं सुनते, तब तक हम इस एफआईआर में जांच आगे बढ़ने से रोकते हैं। और एफआईआर की जांच पे स्टे आई है, ना कि एफआईआर रद्द हुआ है। तो एफआईआर की जांच पे 22 तारीख तक स्टे है। अब इस 22 दिनों में कौन क्या जुगाड़ करता है, कौन कैसा करता है, या सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देके उच्च न्यायालय इस केस को निकाल देता है? क्या उच्च न्यायालय का जमीर फिर जगता है सर्वोच्च न्यायालय का? और जब ये केस हाई कोर्ट में हारने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में आएगा, तो क्या ये केस कुछ निर्णायक भूमिका में आएगा? ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि जो लगा कि एक छोटे से न्यायाधीश ने इस सरकार के भ्रष्टाचार को हिट किया, आज उस प्रक्रिया को हिट होते हुए मैं दिखा देता हूं, जब उच्च न्यायालय इस एफआईआर की जांच इस नाम से रोकती है कि इसमें जांच करने की जरूरत है। क्योंकि इस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सामने भी उस नग्न सत्य को जरूर उन्होंने पढ़ा होगा, वो डिटेल्स भी उनके पास होंगे कि जिसमें कैसे कंपनियों के ईडी की रेड होने के बाद चंदा लेकर मामले रफे दफे हुए हैं। ऐसे कई घिनौने प्रकार इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से हुए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं लोगों के बीच में कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने के पहले कोई सिस्टम नहीं था। इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए लाया गया कि पुराना सिस्टम भ्रष्टाचार करने की अनुमति नहीं दे रहा था। पुराना सिस्टम किसी भी कंपनी को तब तक चंदा नहीं देने की अनुमति देता जब तक लगातार 3 साल तक वो कंपनी मुनाफे में नहीं होती। उसके बाद भी जो मुनाफा होता है उसका मात्र 10% ही चंदा दे सकते हैं। नई कंपनी जो बनी वो चंदा नहीं दे सकती, विदेशी कंपनी चंदा नहीं दे सकती, सरकारी कंपनी चंदा नहीं दे सकती। इन तमाम कंडीशन को रद्द करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का एक नया शगुफा सामने लाया, जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री था। और इस भ्रष्टाचार की गंगोत्री को जन्म देने वाले भी कहते हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी लेके आए, लेकिन देश समझता है सच क्या और झूठ। देश ने झूठ बोलने वाले इस इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से इस देश के लूट करने वालों को पार्लियामेंट के चुनाव में जवाब दिया। जो 370 बोल रहे थे वो 240 में आए।
लेकिन कुल मिलाकर आज फिर भी हम 22 तारीख का इंतज़ार करेंगे कि 22 तारीख में कौन कैसा हिट होता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।